मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो जैसा अनेक वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं और बताते भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक सर्वांगीण विकास को चाहने वाले व्यक्ति के लिए है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है। हमारे देश का सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश का जो सुप्रीम लॉ होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव्स और फिलॉसफी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अचीव करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के लॉज हो गए, इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, और उधर जो है सीपीसी हो गया, और पॉलिसीज हो गई, और दुनिया भर के जो आरटीआई जैसे है, आप आरटीआई पॉलिसी है, सोशल सोशल जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, तो ये सब उसी को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम इस समय इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 है उसको पढ़ा, और पार्ट 2 में हम लोगों ने किसको पढ़ा? अभी सिटीजनशिप को पढ़ा। तो अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबको जरूरी है अपना राइट और ड्यूटी हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो जब तक आपके पास जानकारी नहीं हो, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा फियर रहोगे, मैं डर रहोगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। आप क्या जरूरत? सबसे पहले अपने आप को योग्य बनाओ। कैसे आप योग्य हो सकते हो? कैसे आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आएगी कि जीवन में सारी समस्याओं से मोस्टली आप समस्याएं हैं उसको आप समाधान कर सको, उसको आप रिजॉल्व कर सको। तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा। आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो पार्ट 3 है, आज हम उसका स्टडी करेंगे। और उसमें पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। किसकी बात है? फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये वे राइट्स हैं या वे अधिकार हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। बिना इसके किसी एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। फंडामेंटल मतलब मूलभूत अधिकार है, उसके बेसिक राइट्स हैं। जैसे जो है एजुकेशन, एयर, हेल्थ, और जो उसके लिए बेसिक नीड्स हैं। जैसे हमारे लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। बिना इसके कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। ऐसे ही जब राइट की बात की जाए तो आप इसको फंडामेंटल है या बेसिक राइट्स भी कह सकते हैं इसको। बिना इसके किसी सर्वांगीण व्यक्ति का ना तो विकास हो सकता है, ना तो वो सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है। इसलिए हमको किसकी जरूरत है? फंडामेंटल राइट्स की, जिससे एक व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सके और अपना सम्मानित जीवन जी सके। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। अभी फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में है, और ये आर्टिकल 12 to 35 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। क्या? फंडामेंटल राइट्स। अब उस फंडामेंटल राइट्स में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? आर्टिकल 12, यानी जो आर्टिकल 12 है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है आर्टिकल 12 की। वो सबसे पहले किसकी बात करता है? आर्टिकल 12 सबसे पहले बात करता है स्टेट की। किसकी बात करता है? स्टेट की। क्योंकि जो एक बृहद रूप में अगर हम देखें, एक जो है पब्लिक मास जिसको हम बोलते हैं, अगर इसको हम बृहद रूप में देखें तो जो स्टेट है इसी के अंतर्गत सारी जो फैसिलिटीज हैं हमको मिलती हैं। तो स्टेट है। अब हम स्टेट कैसे समझेंगे? स्टेट क्या है? तो मोस्टली जो स्टेट होता है, जो स्टेट है उसके 4 एलिमेंट होते हैं। स्टेट के एलिमेंट कितने होते हैं? 4। फर्स्ट इसका जो एलिमेंट है वो है पॉपुलेशन। स्टेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या? पॉपुलेशन। यानी जो स्टेट हो उसमें क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है?
उसमें एक जियोग्राफिकल एरिया यानी टेरिटरी, यानी उसका एक निश्चित एरिया होना चाहिए स्टेट का। और उसमें एक सरकार होनी चाहिए यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए। सॉवरेनिटी क्या होना चाहिए? सॉवरेन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी उस संप्रभु हो, उसके पास सारा वो अधिकार हो कि जो अपने जीवन में वो कर सके, या राइट उसके पास होना चाहिए। तो स्टेट में क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए। अब वो पॉपुलेशन चाहे कुछ भी हो, यानी लाख 2 लाख जो भी है वो पॉपुलेशन होना चाहिए। टेरिटरी, अब वो चाहे 5000 स्क्वायर 5000 स्क्वायर वर्ग मीटर में हो। गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट का सिस्टम चाहे ऑटोक्रेटिक हो, टायरनी हो, मार्क्सिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, जो भी हो। और सॉवरेनिटी यानी उसके पास क्या होना चाहिए? सॉवरेन पावर होना चाहिए, किसी के दबाव में ना हो कि कोई निर्णय लेते समय उसको किसी का इन्फ्लुएंस कोई उसको कर सके, और जो निर्णय ले उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो यह जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टेट के हैं कि स्टेट हम किसे कहते हैं। तो आज इसकी जो 12 है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट का स्टार्टिंग यानी पहला आर्टिकल है, वो क्या बात करता है? स्टेट। सबसे पहले किसी बात? स्टेट की बात करता है, क्योंकि जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिल रहे हैं। तो इसमें जो रोल होगा, मेन रोल किसका होगा? स्टेट का होगा, क्योंकि जब हमारे कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज होंगी, उसके बीच कन्फ्लिक्ट होंगे, तो हम उसको जो प्राप्त करने के लिए हम जाएंगे, किसके पास? फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए हम जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम जो गवर्नमेंट है उसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन है उनके पास जाएंगे, उसका एक पार्ट जुडिशरी है तो जुडिशरी में जाएंगे। तो कन्फ्लिक्ट जो होगा स्टेट में ही होगा, यानी जो राज्य होगा, तो राज्य के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसी मिल करके राज्य बनता है। अब जो राज्य होती है, राज्य की सरकार होती है, वो गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो गवर्नमेंट में एक पार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, फिर लेजिस्लेचर है। तो जब इसका वायलेशन होता है कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो इसके रेमेडी के लिए हम कहाँ जाते हैं? जुडिशरी के पास जाते हैं। एंड जुडिशरी क्या है? जो जुडिशरी है वह जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का एक जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है। यानी गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते? 3। फर्स्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। सेकंड क्या है? लेजिस्लेटिव। और थर्ड क्या है? जुडिशरी। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो किसके पास जाएंगे? जुडिशरी के पास जाएंगे। और एक जो ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ये 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हो, और जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो जुडिशरी के पास जाएंगे। अब चूंकि ये परिभाषा किसकी बता रहा है? स्टेट की। तो स्टेट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे? ये 4, यानी 4 एलिमेंट जहां पाए जाते हैं उन्हीं को स्टेट कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? द स्टेट इज रिफर्स टू वेयर इज ए पॉपुलेशन एंड टेरिटरी एंड they are competent to make a government with sovereign power। तो हम अब यहाँ क्या डिफिनेशन क्या है इसका, क्या बात की रही इसमें? डिफिनेशन, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कह रहा है कि अन्य बातों के अलावा क्या यह रिफर करता है? द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी स्टेट यहाँ क्या रिफर करता है? भारत सरकार को रिफर करता है और भारत सरकार की पार्लियामेंट को रिफर करता है। यानी भारत सरकार और भारत सरकार की पार्लियामेंट, ये क्या है?
स्टेट। और क्या कहता है, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, और हर राज्यों में जो लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा है, विधान परिषद है, और जो वहां की सरकार है, ये क्या रेफर करते हैं, स्टेट। यानी स्टेट की किसकी बात, क्या बात करता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या बताता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और यहाँ की पार्लियामेंट है वह स्टेट में आते हैं, जो राज्यों की यानी स्टेट की गवर्नमेंट है और वहां का विधानमंडल लेजिस्लेचर है वो क्या आते हैं, वो भी स्टेट में आते हैं। और क्या बोलता है, एंड द लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्या कह रहा है, जो वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं, जो भी भारत राज्य स्थित, आपको सबसे बता दें कि यहाँ स्टेट का मतलब यूपी, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश नहीं, वहाँ यहाँ स्टेट का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से है, जो इसमें स्टेट की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी स्टेट है। अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और नहीं तो मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो भारत में नहीं है लेकिन भारत के कंट्रोल में है। ऐसा कब होता है, जब मान लीजिए कोई क्षेत्र अर्जित किया जाता है या पहले हमारे क्षेत्र में था, नहीं था, और उस पर किसी का अधिकार था, बाद में उनको मिल गया, वो अपने देश में नहीं है। यानी भारत के बाहर भी अगर ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर भारत का कंट्रोल है तो भी स्टेट है, यानी वो भी स्टेट की परिभाषा में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये आर्टिकल 12 आप लोग समझ में आ गया होगा। किसकी बात करता है, स्टेट की बात करता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, स्टेट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, यानी जिसमें 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको हम स्टेट कहेंगे। अब जो स्टेट होगा तो जो फंडामेंटल राइट्स है, हमको जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले हुए हैं, ठीक है, इसमें जब कोई डिफेक्शन होगा, कोई हमको दिक्कत होगी किसी प्रकार से, हम उसको लेने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे। अब जुडिशरी किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का। यानी गवर्नमेंट के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। वही चीज यहाँ कही जा रही है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 12 क्या है। और पुनः हम आगे आर्टिकल में ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवत गीता, ये सारे का हम धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे। हमें चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी नॉलेज मिले, एक कैसा नॉलेज मिले, क्वालिटी नॉलेज मिले, जो बिल्कुल ऑथेंटिकेशन जिसका हो उस तरीके से। तो हम धीरे धीरे करके ऐसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको रामचरितमानस की चौपाइयाँ, श्रीमद् भागवत, एक एक श्लोक और एक एक चौपाई पूरा अर्थ सहित आपको हम अच्छे से बताएंगे। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप उसको देखते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और यह सबके लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्यक्ति सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज़ आप जाने सही जाने और उसका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ अगर आप जानते हैं उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ तभी मिलेगा आपको जब उसका पालन करेंगे। तो आप इसका वीडियो देखें, उस पर चिंतन करें और अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें कि कैसे हम इसको याद कर सके, कैसे को रिलेट कर सके सब्जेक्ट को। क्योंकि ऐसे जैसे जैसे हमको समय मिलेगा हम रेगुलर आप लोगों के लिए यह डिलीवर करते रहेंगे। और फिर जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।